वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में केमिकल रिएक्शन कराया था, ठीक है, जिसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था आपको पिछले वीडियो में। लेकिन आज जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो है जिंक एंड HCl के बीच में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। या तो आप HCl ले सकते हो या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस रिएक्शन से। तो जिंक तो वैसे ही आपको पता है एक ट्रांजिशन मेटल है जो कि एलिमेंट में आता है, ठीक है। और ये आपका डाइल्यूट HCl के साथ इससे रिएक्शन कराया जाएगा। डाइल्यूट इन द सेंस मीन्स उसमें आपका वाटर का परसेंटेज काफ़ी है, मीन्स उतना ज़्यादा करोजिव नेचर नहीं है, फिर भी आपको इन केमिकल से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि वी टेक अ फ्यू पीस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक इन अ स्मॉल कोनिकल फ्लास्क। ग्रैन्युलेटेड मीन्स छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है। और इन अ स्मॉल कोनिकल फ्लास्क, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ्लास्क लिया है, या तो आप इसको टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो। और जैसे ही आप इस ग्रैन्युलेटेड जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, जो दोनों ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें आप इनपुट कराओगे तो आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि ये गैस इवॉल्व करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे ब्लैक मार्कर से हमने पॉइंट आउट किया है कि काफ़ी गैसेस इवॉल्व होगी। एंड दिस टेस्ट ट्यूब इज फाउंड टू बी हॉट, मीन्स अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे यहाँ पे तो ये टेस्ट ट्यूब आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा। और ये भी प्रिकॉशन रहता है कि आप इसको थोड़ा सेफर जोन में रखिए, डाइल्यूट ही यूज़ करें। अगर आपने बाई चांस कभी कंसनट्रेट यूज़ कर लिया तो ये टेस्ट ट्यूब भी फट सकता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे तो आपको ये सब चीज़ों से अवॉइड ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सारे जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो अंडर द प्रिकॉशन करते हैं, मीन उसके प्रोज एंड कॉन देख करके, उसमें क्वेश्चंस पढ़ करके क्या होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, कितना ml होना चाहिए, कितना कंसेंट्रिक होना चाहिए, उसे देख करके ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि तो दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। पहला तो आपका क्या है कि इसमें से गैस इवॉल्व हो रहा है, मीन्स एक गैस रिमूव हो रही है काफ़ी तेज़ी से। और दूसरा हमने ये देखा कि इज इट फाउंड टू बी हॉट, और ये जो टेस्ट ट्यूब है आपका या जो कोनिकल फ्लास्क है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ऐसे जिसमें वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट दिखे, मीन्स वो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म होते हुए दिखाई दे, या वो रिएक्शन गर्म हो जाए, या उस रिएक्शन की वजह से टेस्ट ट्यूब आपका गर्म हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन जिसमें से हीट बाहर निकलती है, जिसको हम अपने आने वाले फर्दर टॉपिक्स में कवर करेंगे। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन आपका ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर द अपर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें इस गैस को टेस्ट करना है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है ये गैस कौन सी है, जिसके लिए हमारे पास फ्लेम टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट मीन्स जब आप किसी भी बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल को किसी भी पर्टिकुलर गैस के पास लाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो आउट जरूर करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये CO2 होता तो CO2 की प्रॉपर्टी है कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। जैसे कि आप जानते हो फायर एक्सटिंग्विश सिलेंडर हमारे पास आते हैं, ठीक है, जिससे हम फायर को पुट ऑफ करते हैं। तो अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे और अगर इस गैस की वजह से बर्निंग मैचस्टिक का फ्लेम पुट ऑफ हो गया या खत्म हो गया, बुझ गया, तो ये शो करेगा कि वो जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करते हो बाय द फ्लेम टेस्ट। और अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन गैस होती तो ऑक्सीजन गैस तो बर्निंग सपोर्टिंग गैस है, तो वो जो मैचस्टिक आप ले आ रहे हो उसकी जो फ्लेम होगी वो और बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर वो आप पुट ऑफ आपने बुझा करके उसको लाया तो वो मैचस्टिक जलने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गैस जो होती है वो और ज़्यादा अच्छे से कंबशन होती है, मीन्स जो जलने वाला मटेरियल है उसका जो कंबशन प्रोसेस है वो और अच्छे तरीके से होता है, और ब्लू फ्लेम को बढ़ोता मीन एनहेंस करता है, क्योंकि ब्लू फ्लेम की जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द येलो फ्लेम। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को दिखाई नहीं दिया, ना तो वो फ्लेम आपका पुट ऑफ हुआ है और ना ही वो आपका येलो फ्लेम में या उसकी फ्लेम बढ़ गई है या ब्लू फ्लेम हो गई है। लेकिन हमें ये तीसरा दिखाई दिया कि जब आपने इस बर्निंग मैचस्टिक को इस कोनिकल फ्लास्क से जो गैस निकल रही है इसके बाहर लाया, तो ये जो गैस है वो पॉपिंग साउंड से बर्स्ट हो रहा था, मीन जैसे क्रैकर्स नहीं होते पटाखे की आवाज़ से, तो वैसा ही कुछ साउंड सुनाई देने को हमें मिला, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो ये जो पॉपिंग साउंड तभी होता है जब वो हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी काफ़ी इनफ्लेमेबल होती है, वो फायर या स्पार्क के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लास्ट कर जाती है, ठीक, काफ़ी एनर्जी रिलीज करती है। जैसे कि आपने
स्पेसशिप में देखा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं। तो जैसे ही वो इग्निट करते हैं तो काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि उसे अपथ्रस्ट प्रोवाइड करती है उस स्पेसशिप को ऊपर और पुश करने के लिए, वरना पेट्रोल और डीजल में इतनी हीट नहीं होती है कि वो इतने से हैवी से स्पेसशिप को ऊपर पुश कर सके। तो सिर्फ और सिर्फ वो हाइड्रोजन ही फ्यूल कर सकता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स उसके 1 kg ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल को अगर आप बर्न करोगे तो आपका लमसम 1,50,000 आपकी हीट एनर्जी जूल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि हमने पाया कि जो गैस रिलीज हो रही है वो पॉपिंग साउंड से बर्स्ट या बर्न हो रही है, जिसकी वजह से ये जो गैस प्रूव होता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, वो आपका जो है जिंक है जो कि एक मेटल के फॉर्म में होगा, उसकी इमेज भी हम स्क्रीनशॉट में डाल देंगे आपको कि कैसा दिखता है ट्रीसेज में, और HCl जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में रहता है एक्वस। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है कि दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एक होता है एल और एक होता है एक्वस। अक्सर लोगों को यही में कंफ्यूज रहता है। एल लिक्विड का मतलब होता है प्योरली लिक्विड स्टेट, उसमें आपने उसे वाटर ऐड नहीं किया। जैसे कि आप अगर सॉल्ट लोगे, एक हीप ऑफ सॉल्ट को आप चाइना डिश में या कटोरी में लोगे, इसको हीट करोगे तो एक समय ऐसे आएगा ये नमक पिघलने लग जाएगा। उसमें आपने पानी नहीं ऐड किया, आपने उसे इतना हीट दे दिया कि उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड। यहाँ पे आपने वाटर को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप इस सॉल्ट में पानी को ऐड कर देते हो तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसे हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो हम वहां पे लिखते हैं AQ, मींस आपने उसे पर्टिकुलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कराया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा कभी ना रहे आपको कि एल का मतलब होता है आपने उसे हीट करके ही उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। वैसे अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट रहता है वो आपका समवॉट 800 से लेकर 850 के बीच में, 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, एक रेंज रहता है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट, कितना इम्प्योर है कि प्योर है वो। ठीक है, तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का मान लेते हैं, उतना टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा तो वो सॉल्ट जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम लिखेंगे एल। लेकिन अगर आप पानी मिला करके इसको सॉल्युबल बना रहे हो और वो एक्वस सोल्यूशन ले रहे हो आप, तो वो हो जाएगा एक्वस। ठीक है, तो ये डिफरेंस कभी ना, कंफ्यूजन कभी ना रहे LnAQ में। क्लियर? तो ये हमारा ये आपका रिएक्शन था। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे Zn+HCl जब आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो आपकी हाइड्रोजन गैस हो रही थी। और यहाँ पे हमने देखिए एरो को ऊपर पॉइंट आउट किया है, जो कि आप हमारे फर्दर क्लास में जानोगे कि एरो ऊपर का मतलब क्या होता है, जो कि गैस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एरो डाउन हमने लिख दिया तो समझ लो वो PPT को रिप्रेजेंट करेगा, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने लेड आयोडाइड बना था, तो वहां पे हम एरो डाउनवर्ड इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सब एरो यूज करने का सिर्फ यही पर्पस होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो थोड़ा मोर इंफॉर्मेटिव लगे, मीन्स थोड़ा बहुत ज्यादा आपको जानकारी मिल रही है, उसके स्टेट के बारे में आपको उसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करोगे तो है तो वो एसिड ही, तो सेम फॉर्मेशन होगा, बस ये क्या आपका यहाँ पे दूसरे तरीके का सॉल्ट बनेगा। हाँ, ये एक सॉल्ट है, ये क्लोराइड सॉल्ट है, ये सल्फेट सॉल्ट है। ठीक है, जिंक के कंपाउंड की सॉल्ट है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो रिलीज होगा ही। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, एक्वस है, ये भी एक्वस है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस का फॉर्मेशन है, तो वो बबल्स बना करके बाहर निकलेगी इस पासिंग ट्यूब से। और जब आप इस पासिंग ट्यूब के करीब एक बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे तो वो पॉपिंग साउंड की आवाज से बर्स्ट करेगा। ठीक, तो ये था आपका तीसरा केमिकल रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल पे दिया गया था, डायग्रामेटिक बना करके दिया गया था, और आपसे पूछा जा रहा था व्हाट इज दिस एक्स कंपाउंड, ये जो एक्स आपने मेटल लिया है ये कौन सा है, जो कि जिंक है। ठीक है, या तो आप ऐसे पूछ रहे थे बताइए कौन सी गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पे दिखाया गया, इस तरह सेम डायग्रामेटिक बनाया गया, ऐसे बर्निंग पॉपिंग साउंड का दिखाया गया है ब्लास्ट का। तो आपको बताना है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, तो दैट्स अ हाइड्रोजन गैस। अगर आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस हमने अभी 3 रिएक्शन किए। अगर आपको याद होगा मैग्नीशियम में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, वहां पे डेजलिंग व्हाइट लाइट निकल रही, मींस हीट एंड लाइट निकल रही थी। और दूसरा हमने देखा जो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड में, वहां पे आपको कलर चेंज होते हुए दिखाई दिया, जो कि दूसरा कंक्लूजन था।
मीन जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। और तीसरा हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक गैस इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है या घट भी रहा है। इस रिएक्शन में तो बढ़ रहा है, कोई दूसरे रिएक्शन में घट भी सकता है। तो ये क्या क्या कंक्लूजन हमें केमिकल रिएक्शंस को देखने को मिलते हैं या क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।